वहां कोई किसी दल का नेता नहीं था। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कहने में कि हाँ महागठबंधन के नेता थे, बिल्कुल नहीं थे। वो दोषी नहीं है, उनको क्यों दोषी करार दिया जा रहा है? इस व्यक्ति पे जो कदम उठाना था सरकार को वो उठा रही है। अब आप सोचिए, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको इश्यू बना रहे हैं देश भर के लिए। अपनी ही बातें याद कर लें, अपने गरेबान में देख लें कि जर्सी गाय किसको कह रहे थे, कांग्रेस की विधवा किसको कह रहे थे। यहां देखा मैंने वो दिलीप जायसवाल को, वो आदमी आंसुओं से रो रहा है। शायद उसके घर में किसी उसके रिश्तेदार की के साथ कोई घटना हो जाए तो उसकी आंख से आंसू ना आए, वो ऐसा आदमी है। और वो रो रहा है क्यों? तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि उनको अपशब्द कहा गया था। ये नाटक करते हैं। आज एक महिला, गर्भवती महिला जिसका डिलीवरी होना था, उसका इन्होंने एम्बुलेंस रोक दिया। सत्य है भाई, कोई दुकानदार अपनी दुकान सजा के बैठा हो और उसके बगल एक ऐसी दुकान आके खुल जाए जो उसके सारे ग्राहकों को ले जाए, तो वो दुकानदार से आप पूछे तो क्या जवाब देगा? वही जवाब दे रहे तेजस्वी जी, मेरे ख्याल कोई गलत नहीं कर रहा है। सर, लगातार प्रत्याशियों की घोषणा करने में आप लोग देरी कर रहे हैं, क्या कारण? क्या भगदड़ मच जाएगी, इसका डर है क्या? देखिए, आपके प्रश्न में ही कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। अगर भगदड़ मचनी होगी तो मैं आज अनाउंस करूं या चुनाव के एक दिन पहले अनाउंस करूं, भगदड़ तो मचेगी। तो भगदड़ से कैसे डरना हो? लेकिन तो दूसरा कारण मैंने दिया, वो शायद आपने ध्यान से नहीं सुना, कि हमारे पास अच्छे लोगों के बीच में से चुनने की जो परेशानी है। अगर हमारे पास 4 काले चोरों ने और 1 साहूकार ने दिया होता तो हम तुरंत चुन लेते। लेकिन हमारे पास जितने लोगों ने आवेदन दिया है सब एक से एक हैं, तो उनका मूल्यांकन करना, लोगों से पूछना, उनकी लोकप्रियता के बारे में जानना, लोगों में कितनी स्वीकार्यता है उनकी पहचानना, उसमें समय लग रहा है। लेकिन उस समय को हम बहाना नहीं बना रहे। हमने तो कहा कि हम बहुत काम कर चुके हैं और हो सकता है कि अभी का समय, ये भादों का महीना ना कहलाता तो हम शायद पहली दूसरी सूची जारी करने के पोजीशन में होते, शायद आप लोगों को बुला के आज कोई सूची ही जारी कर रहे होते। लेकिन उम्मीद रखिए कि 22 तारीख के बाद बहुत जल्द हम लोग वो सूची जारी करेंगे। नहीं है कि 2 महीने बाद बिहार की जनता ने जो तय किया है वो पूर्ण होगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति, जो कभी जयप्रकाश जी कहते थे, आदरणीय जयप्रकाश जी, वो संपूर्ण क्रांति होगी, एक बदलाव होगा। और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन जनता ने अपना यहाँ व्यवस्था बनाया, जिस दिन जन स्वराज की व्यवस्था बनी, उस दिन से आप एक नए बिहार को देख रहे होंगे। और कोई प्रश्न? जी, प्रशांत किशोर जी 2 सप्ताह से बोल रहे हैं कि अगले नेता काम करेंगे, अगले नेता करेंगे। क्या लिस्ट खत्म हो गया क्या उनके पास? मतलब और भी नेताओं मंत्री क्या बोल रहे थे, या कुछ शांति पड़ गए हैं? अच्छा, आप मतलब लोगों को उत्तेजित करते हैं बोलने के लिए? नहीं, बाधा करके मुकर जा रहे हैं ना। अभी 1 मिनट, तुमने मुकर नहीं जाना है। अभी आप में से आपके साथी ने मनीष वर्मा की बात की, मैंने चिट्ठा खोल दिया जी। एक आप किसी और का बात कर लीजिए, उसकी भी खोल देता हूँ। तो हमारे पास लोगों के, उनके बारे में, उनके कुकृत के बारे में बताने में कोई कमी नहीं है। लेकिन हमें और भी काम कर लेने दीजिए, समय आएगा तो आपको और भी चीजें बताई जाएंगी। इसलिए हमारे पास कोई लिस्ट की, क्योंकि इनके कुकर्मों की कमी नहीं है, जितना इन्होंने किया है उसकी कोई कमी नहीं है। तो हमारे पास सूचनाओं की कोई कमी नहीं है। जब भी जरूरत होगा तो कुछ बता दिया करेंगे। कौन नेता जी? थोड़ा नेता का नाम। सम्राट चौधरी। बहुत बढ़िया, ये आप बहुत बुद्धिमान है आप। भारतीय जनता पार्टी को एक समय में उसका सदस्य था। बहुत अच्छे दिन याद आते हैं उसमें, जब वाजपेयी जी, अडवाणी जी की का राज था वहां। उसको पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था। आज हो गई है वो पार्टी विद इंडिफरेंस। लोगों में, लोगों पे क्या बीत रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को ये मतलब नहीं रह गया। और किस बात को लेकर ये सड़क पे निकले हुए हास्यास्पद है। ये सारे के सारे मुझे लगता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकल के आए हैं। भाई हद करते हैं। एक मंच था, मंच पे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी, वो चढ़ गया, उसके मुंह में जो आया अटपटांग उसने बोल दिया, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई।
वहां कोई किसी दल का नेता नहीं था। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कहने में कि हाँ महागठबंधन के नेता थे, बिल्कुल नहीं थे। वो दोषी नहीं है, उनको क्यों दोषी करार दिया जा रहा है? इस व्यक्ति पे जो कदम उठाना था सरकार को वो उठा रही है। और ये सब लोग जानते हैं कि अगर किसी ने अपशब्द बोल दिया तो लोग, हम सबकी प्रयास होगी, यहीं किसी के मुंह से कुछ निकल गया तो हम सबका प्रयास ये होगा कि इस कमरे के बाहर वो बात ना जाए। अब आप सोचिए, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको इश्यू बना रहे हैं देश भर के लिए। अपनी ही बातें याद कर लें, अपने घरेवान में देख लें कि जर्सी गाय किसको कह रहे थे, कांग्रेस की विधवा किसको कह रहे थे। अरे साहब वो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता और अन्य नेता नहीं, हिमाचल प्रदेश के जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने एक ऐसे शब्द का माइक पर पब्लिक मीटिंग में प्रयोग किया राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी ने तो कभी उसका एक इश्यू नहीं बनाया, और फिर वो इश्यू बना के, और देखिए मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को गलत नहीं कहा, यहां देखा मैंने वो दिलीप जायसवाल को, वो आदमी आंसुओं से रो रहा है। शायद उसके घर में किसी उसके रिश्तेदार की के साथ कोई घटना हो जाए तो उसकी आंख से आंसू ना आए, वो ऐसा आदमी है। और वो रो रहा है क्यों? तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि उनको अपशब्द कहा गया था। ये नाटक करते हैं। आज एक महिला, गर्भवती महिला जिसका डिलीवरी होना था, उसका इन्होंने एम्बुलेंस रोक दिया। मालूम है क्या कहते? कि ये ड्राइवर एक अमुक जाति का है और हिंदू था। वो, ये साफ कर दो, वो मुसलमान नहीं था, हिंदू जाति का एक ड्राइवर था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये उस अमुक जाति का ड्राइवर है, हम नहीं जाने देंगे। ये बिहार चलाते हैं, मजाक करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है। मनीष वर्मा जी जो पहले आईएएस में थे, ऐसा वो दाल चोर की बात यहाँ कहाँ करने लगे आप? उन्होंने यहाँ तक भी आरोप लगा दिया। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, आप देखिए कैसे कैसे लोग कैसी कैसी टिप्पणियां करते हैं। आप मनीष वर्मा के बारे में क्या जानते हैं? आप मनीष वर्मा के बारे में ये तो जरूर जानते होंगे कि 2014 में दशहरा के समय में ये व्यक्ति पटना का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के बावजूद घर में सो रहा था, या पता नहीं लाल पानी पी रहा था। 33 लोगों की मौत हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, राज्य की सरकार ने एसएसपी और मनीष वर्मा को दोषी पाया, उनको उनकी तबादला हुई, उनकी शंटिंग हुई। और ये नीतीश कुमार जी पर एक और काला धब्बा है कि वैसे व्यक्ति को वो अपने पार्टी में लाकर एक जिम्मेदार जगह पर बिठाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जेडीयू कैसी पार्टी है। इतना ही नहीं, या ठहर जाइए, ये मनीष वर्मा बिहार के काडर के अफसर नहीं है, मनीष वर्मा उड़ीसा काडर के अफसर हैं। और ये 2000 में आए थे आईएएस में। मैं इतना इसलिए जानता हूं कि जब मैं सांसद था तो ये पूर्णिया के डीएम थे, और मेरी आज तक किसी भी पदाधिकारी से कभी एक नोक-झोंक नहीं हुई है, सिवाय एक इस व्यक्ति के जिसके खिलाफ मैंने लोकसभा में प्रिविलेज मोशन लाया था। ये ऐसा बददिमाग सा व्यक्ति है कि इसके खिलाफ उड़ीसा में एफआईआर हो चुका है। और एफआईआर करने वाले कौन है? एफआईआर करने वाले वहां के पुलिस के कर्मी थे। इसके खिलाफ दाल चोरी करने का, मिड डे मील स्कीम में चोरी करने का आरोप लगा, एफआईआर हुआ। राज्य की सरकार ने इसकी तबादला की और कहकर किया, इसके सीआर में लिखा। ऐसे तबादला नहीं हो गया कि रूटीन ट्रांसफर नहीं हो गया, इसका ट्रांसफर हुआ एज पनिशमेंट। उस स्कैंडल में, उस दाल के स्कैंडल में, मिड डे मील के स्कैंडल में वहां के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। ये ऐसा रंगीन व्यक्ति, और आज ये आके जनसुराज पे टिप्पणी कर रहा है। ये जदयू के लिए ये समझने का समय है कि वो किस किस तरह के लोगों को लाकर किस किस पद पे बिठा देता है, और फिर बिहार चलाने की बात करते हैं ये लोग। इसलिए नीतीश कुमार जी जिस भी अवस्था में हो, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए और गंभीरता से समझना चाहिए
वो स्वतंत्र है, किसको लाए ना लाए उनकी पार्टी है, वो जाने। लेकिन बिहार के लोग तो ये उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के रंगे हुए लोगों को उन पे नहीं थोपा जाएगा। और कोई प्रश्न? अध्यक्ष जी, आज जिस तरह की तस्वीर फाइनल हो जाएगी, क्योंकि प्रधान जी कह चुके हैं कि सबसे पहले जनसुराज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रशांत जी कह चुके हैं। शायद अगर उन्होंने अति उत्साह में भी ये बात कह दी थी तो उनकी बात की मान सम्मान रखी जाएगी। और मेरे समझ से जो दूसरे गठबंधन हैं उनमें तो अभी ये भी नहीं तय हो पाया है कि कौन सा घटक दल कितने सीटों पे लड़ेगा। तो वो उम्मीदवारों के चयन से तो बहुत दूर है, हम उससे पहले कर चुके होंगे। लेकिन आप सब जानते हैं अभी जो समय चल रहा है, ये भादों का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोगों का ही कहना है कि इस समय में हम लोग इतनी बड़ी घोषणा न करें। तो मुझे लगता है नवरात्र की शुरुआत जो 22 तारीख को होने वाली है उसके आसपास हम लोग इसकी घोषणा करना शुरू करेंगे। सर मेरा एक उनके बारे में हमेशा चर्चा चल रही है, लेकर से चुनाव लड़ेंगे। ये अच्छा प्रश्न है। और कल एक कंफ्यूजन भी हुआ और सुना कि बहुत जगह चल गया कि उनके लिए एक क्षेत्र की चर्चा होने लगी कि वहां से लड़ेंगे। वो किसी और प्रश्न पे क्या उत्तर दे रहे थे, लेकिन लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। पार्टी ने अभी तक तय ही नहीं किया है कि प्रशांत किशोर जी लड़े या नहीं, और मुझे साझा करने में ये बात कोई भी हिचक नहीं है। देखिए, पार्टी के अंदर दो मत चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। दोनों के अपने फायदा और नुकसान है। मैं इतना जरूर बता दूं कि आप सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के सूत्रधार अगर उनको कहा जाता है तो उसके पीछे कारण ये है कि जितने सहज तरीके से वो अपने लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं, हम में से कोई नहीं कर सकता। आज जो उनकी सभाओं में एक जन सैलाब सी उभरती है, वो शायद हम में से और कोई जाए तो हमारे लिए इतनी भीड़ नहीं आए। लोग उनको सुनना चाहते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब बनारस की चुनाव लड़ रहे थे तो वहां भी जाके उनको 5 दिन बैठना पड़ा था। ऐसे में अगर हम लोग प्रशांत किशोर जी को कहीं भेजते हैं कि वो चुनाव लड़ें तो उन्हें अपने क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए बंधना पड़ेगा। तो पार्टी को ये निर्णय लेनी पड़ेगी कि हम उनको उपयोग करना चाहते हैं कैंपेनिंग में या उनको उपयोग करना चाहते हैं किसी एक जगह से लड़ने के लिए। जहां तक रह गई उनके लिए क्षेत्र की बात, 203 क्षेत्र उनके लिए उपलब्ध हैं। 243 में से 40 क्योंकि सुरक्षित हैं, इसलिए 203 सीटों में वो जहां लड़ना चाहें, वो मेरी और हमारे सभी सहयोगियों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो वहां से विजयी होके आएंगे। इसलिए उनके कहां से लड़ेंगे ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वो लड़ेंगे अथवा नहीं लड़ेंगे। लोगों को बतलाने का ये तो जाहिर सी बात है कि एक विधानसभा से एक ही व्यक्ति को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों की नजर में जितने लोग हैं जिन्होंने आवेदन दिया है चुनाव लड़ने के लिए, जिन्होंने नहीं भी दिया है, वो सारे के सारे शायद हमारे प्रत्याशियों से कहीं ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, हमारी निगाह चुनाव के बाद के समय का है, उस पे है। हमारा सारा निगाह भी सिर्फ चुनाव जीत जाने पर नहीं है। क्योंकि जिस बदलाव की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, जिस बदलाव की भावना से बिहार के लोग हमारे साथ चल रहे हैं, वो बदलाव तभी पूरा हो सकता है जब एक बहुत सशक्त राजनीतिक दल, एक राजनीतिक संगठन खड़ा हो जाए। क्योंकि सरकार की नीतियों की आज भी कमी नहीं है। सरकार की नीतियों को, सरकार के मंशा को जमीन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को उनका लाभ दिलाने के लिए ये आवश्यक होगा कि हमारे पास एक बहुत मजबूत संगठन हो। और इसी संदर्भ में मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ से जो लड़ेंगे वो अच्छा है, लेकिन जो नहीं लड़ेंगे वो हमारे लिए उतने ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस विषय पे मुझे इतना ही कहना था। आरसीपी भाई, कुछ आपको और कहना है? इस विषय में मुझे इतना ही कहना था। आप लोगों को प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। कोई और पूछ लीजिए कि भाई महागठबंधन वाले हमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं जल्दी कंफ्यूज होने वाला व्यक्ति नहीं हूं।
लेकिन मैं कुछ दिनों से बहुत कंफ्यूज हूँ। सुबह सुनता हूँ कि बीजेपी वालों ने हमें कहा है कि हम महागठबंधन के बी टीम हैं, दोपहर होते होते महागठबंधन वालों से सुनता हूँ कि हम बीजेपी की बी टीम है। तो पहले आपस में ये लोग फैसला कर लें कि हम लोग किसके बी टीम है, और हम लोग शाम तक डिसाइड करेंगे या सुबह तक, वो अपनी चिंता कर ले, हम तो अपनी कर ही रहे हैं चिंता। जहां से आरसीपी सिंह जी कहेंगे लड़ना चाहे वहां से लड़ सकते हैं। प्रश्न तो मुझसे पूछिए कि मैं आरसीपी सिंह जी को छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा, तो ये प्रश्न जरा मैं सोच के ही उत्तर दे सकता हूँ। प्रशांत जिन नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो वे सारे जेल में होंगे या फिर वही सारे जेल में नहीं होंगे। देखिए, जेल में भेजने वाले बहुत लोग हैं। बिहार के साथ आज जो लूट हो रहा है, और ये कोई मैं खुशी से नहीं कह रहा हूं, और ये तो सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा हूं कि यहाँ भ्रष्टाचार है तो बेकार की बात होगी। आप यहाँ के एक छोटे बच्चे से पूछ लीजिएगा, वो भी बता देगा कि किस तरह से लूट मच रही है। तो जिन्होंने लूटा है, जो लूट रहे हैं, जिन्होंने लोगों का हक मारकर वो पैसा का गबन किया है, उन पे तो एक्शन होना ही चाहिए, इसलिए अवश्य होगा। अब उसमें जो लोगों का नाम लिया गया है उतने ही लोग हैं, उससे ज्यादा लोग हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। 14 के पहले मोदी जी भी कहते थे कि सभी को जेल भेजेंगे जो भी ये करप्शन में है, लेकिन उन्होंने भी नहीं भेजा। क्या गारंटी है इसका कि जनसुराज वाले भेजेंगे प्रशांत? कोई गारंटी नहीं है, हम भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे थे। अगर बात पे भरोसा है तो कर लीजिए, करके दिखा देंगे। सर, एक सवाल है कि चुनाव की तारीख आने में अब कुछ ही वक्त बचा है, लिस्ट जारी नहीं हुआ है, तो जनस्वराज क्या अपने समर्थकों को और कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन देगी कि आने वाले समय में बागी नेताओं को, अन्य पार्टी से टूटे हुए नेताओं को अपने पार्टी में नहीं लेगी? मैंने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया था, लेकिन थोड़े दबे हुए तरीके से दिया था कि रोज हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अन्य दलों से निराश होकर हमारे दरवाजे आ रहे हैं, और उनको मना करते हमें अच्छा नहीं लग रहा। इसका मतलब उनको हम मना कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि जितने भी हम टिकट दें, सब ऐसे लोगों को ही दें जो हमारे दल से पहले से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने पहले से आवेदन दिया हुआ है। लेकिन हम एक राजनीतिक दल है, पूर्ण रूप से संतों की जमात नहीं है, इसलिए अपने हाथ में हमेशा ये रखते हैं कि अपवाद की तौर पे हो सकता है कि एक आध जगह कोई ऐसे व्यक्ति आ जाए जिनको हम अंत में भी हमें जरूरत पड़े तो टिकट देना पड़े। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि वो एक अपवाद होगा, और वो अपवाद भी अपवाद के तौर पे ही इस्तेमाल होगा, चाहे उन्होंने आवेदन दिया हो या नहीं दिया हो। देखा जाएगा। हम लोग भी तो किसी न किसी डॉक्टर मनमोहन सिंह की तलाश में जरूर होंगे। कहीं से घूमते फिरते अगर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह हमें मिल गए, अंत में भी तो उनको तो जगह देंगे ही हम। सर, बीजेपी वाले बोल रहे हैं